गाजा से जो हाल में युद्ध विराम की घोषणा हुई है, उसने एक बड़ा अजीब सा माहौल बना दिया है। मतलब एक तरफ तो राहत है, जाहिर है लगभग 2 साल की भयानक तबाही के बाद। हाँ, एक राहत की सांस तो है। लेकिन दूसरी तरफ भविष्य को लेकर बहुत गहरी अनिश्चितता भी है। हमने कुछ रिपोर्ट्स देखी, जैसे गार्डियन और इंडिपेंडेंट में गाजा की सड़कों पर थोड़े जश्न की तस्वीरें थी, पर साथ ही मिलीजुली प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं हर तरफ से। बिल्कुल। ये समझौता उम्मीद तो जगाता है, पर कई सारे कह सकते हैं कांटेदार सवाल भी खड़े करता है। हाँ, स्थिति काफी पेचीदा है। आज हम इसी इजराइल हमास युद्ध विराम समझौते की गहराई में उतरेंगे और ये समझना जरूरी है कि ये समझौता कोई अचानक नहीं हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये महीनों की गहन कूटनीति का नतीजा है। इसमें अमेरिका, कतर, मिस्र, इन सब ने मुख्य भूमिका निभाई है। इसके पीछे कई परतें हैं। ऐसा नहीं है कि बस हो गया। सही कहा। और हमारी ये जो चर्चा है, ये कई अलग अलग नजरियों पर आधारित है। हमने पीबीएस, एनपीआर जैसे संस्थानों के विश्लेषण देखे हैं। हाँ। अटलांटिक काउंसिल, ब्रुकिंग्स, सीएसआईएस जैसे थिंक टैंक्स की राय भी पड़ी है। और जमीनी हकीकत समझने के लिए इस्लामिक रिलीफ जैसी सहायता एजेंसियों के अनुभव भी शामिल किए हैं। तो कोशिश यही है कि समझौते के हर पहलू को समझें। हाँ, कि ये है क्या, अभी क्यों हुआ, आगे क्या मुश्किलें हैं और इसका असर क्या होगा गाजा पर, पूरे क्षेत्र पर। जो लोग सुन रहे हैं उन्हें इस उलझे हुए मुद्दे पर थोड़ी स्पष्टता और गहराई मिले, यही कोशिश है। बिल्कुल। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इस समझौते की जो बनावट है, जो संरचना है, उसे परत दर परत खोलते हैं। ये एक, जैसा आपने कहा, बहुचरणीय प्रक्रिया है। शुरुआती प्लान में 3 चरण हैं। हाँ। और हर चरण, ऐसा माना जा रहा है, करीब 42 दिन, यानी आप कह लें 6 हफ्ते का हो सकता है। ठीक है, तो पहला चरण यहीं से शुरू करते हैं। इसमें क्या क्या शामिल है? देखिए, पहला और सबसे अहम बिंदु है तत्काल युद्ध विराम। ओके। मतलब दोनों तरफ से सारी मिलिट्री एक्टिविटी, सारी सैन्य कार्रवाइयां पूरी तरह बंद। ठीक। इसके साथ ही शुरू होगी बंधकों और कैदियों की अदला बदली। जो जानकारी है उसके मुताबिक हमास पहले चरण में करीब 20 जीवित इजरायली बंधकों को छोड़ेगा। 20? हाँ, 20। और इसमें प्राथमिकता दी जाएगी महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों और बीमारों को। इसके बाद ऐसा अनुमान है कि हमास के कब्जे में जो 28 दूसरे बंधक मारे गए हैं, उनके शव लौटाए जाएंगे। ये तो हुई हमास की तरफ की बात। बदले में इजराइल क्या करेगा? बदले में इजराइल लगभग 2000 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। 2000? ये तो काफी बड़ी संख्या है। हाँ, बिल्कुल। और इसमें भी अलग अलग श्रेणियां हैं। महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो कैदी हैं जो बहुत लंबी सजा काट रहे हैं, और वो लोग भी हैं जिन्हें 7 अक्टूबर 2023 के हमलों के बाद हिरासत में लिया गया था। अच्छा। इसके अलावा इजराइल भी हमास और दूसरे जो उग्रवादी गुट हैं, उनके करीब 400 लड़ाकों के शव लौटाएगा जो उसके कब्जे में थे। तो ये अदला बदली जो है, ये बहुत संवेदनशील, बहुत भावनात्मक मुद्दा है दोनों तरफ। बिल्कुल। और जमीन पर क्या होगा? मतलब इजरायली सेना की वापसी का क्या प्लान है? पहले चरण में ऐसा है कि इजरायली सेना गाजा के जो घनी आबादी वाले इलाके हैं, उनसे आंशिक रूप से, मतलब पूरी तरह नहीं, पीछे हटेगी। शायद एक तरह का ऐसा बफर जोन जैसा कुछ बनाया जाएगा। लेकिन यहाँ एक पेंच है। क्या? वो जो नेतजरिम कॉरिडोर है। हाँ, जो गाजा को उत्तर और दक्षिण में बांटता है। बिल्कुल, वो रणनीतिक कॉरिडोर। और दूसरा फिलाडेल्फी कॉरिडोर जो मिस्र के साथ गाजा की दक्षिणी सीमा पर है। हाँ, तस्करी रोकने के लिए अहम है वो। सही। इन दोनों जगहों से वापसी को लेकर अभी पूरी तरह तस्वीर साफ नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि इस पर असहमति है या कुछ जटिलताएं हैं। ये बिंदु आगे चलकर हो सकता है तनाव का कारण बने। ये अहम है। और मानवीय सहायता, वो मुद्दा तो बहुत ही ज्यादा जरूरी रहा है इस पूरे संघर्ष में। समझौते में उसका क्या है? हाँ, वो तो बेहद जरूरी हिस्सा है। समझौते के तहत मानवीय सहायता की मात्रा काफी बढ़ाई जाएगी। अच्छा। लक्ष्य है कि रोजाना 600 ट्रकों तक सहायता सामग्री, जिसमें खाना, ईंधन, दवाएं और दूसरी जरूरी चीजें हैं, वो गाजा पहुंचाई जाए। 600 ट्रक रोज? हाँ, रोज। और संयुक्त राष्ट्र यूएन इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेगा। खास तौर पर ध्यान उत्तरी गाजा पर दिया जाएगा, क्योंकि वहां भुखमरी और तबाही का स्तर सबसे ज्यादा बताया जा रहा है। इस्लामिक रिलीफ जैसे संगठन तो लगातार चेतावनी दे रहे थे कि सहायता पहुंचाने में बहुत दिक्कतें हैं, जिन्हें दूर करना ही होगा। और सहायता के साथ साथ जो लोग विस्थापित हुए हैं, अपने घरों से बेघर हुए हैं, उनकी वापसी का भी कुछ है? हाँ, समझौते में ये भी शामिल है कि गाजा के अंदर जो लाखों लोग विस्थापित हुए,
उन्हें उत्तर में अपने घरों की तरफ लौटने की इजाजत दी जाएगी। अच्छा। लेकिन यहाँ एक बहुत कड़वी सच्चाई है, जैसा कि कई न्यूज़ रिपोर्ट्स में हमने देखा है, उत्तर में ज्यादातर घर या तो पूरी तरह तबाह हो चुके हैं या फिर रहने लायक ही नहीं बचे हैं। हाँ, ये तो है। तो वापसी की इजाजत मिलना एक बात है और लोगों का सच में कहीं जाकर बस पाना वो बिल्कुल दूसरी बात है। ये तो हुआ पहला चरण, और ये खुद ही इतना पेचीदा लग रहा है। लेकिन जैसा आप कह रही थी, यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि दूसरे और तीसरे चरण के लक्ष्य तो और भी बड़े हैं। बिल्कुल। बाकी बचे सभी बंधकों की रिहाई, जिसमें शायद सैनिक भी शामिल हों, फिर इजरायली सेना का गाजा से पूरी वापसी, एक स्थायी टिकाऊ युद्ध विराम, और फिर वो सबसे बड़ी चुनौती, गाजा का पुनर्निर्माण। हाँ, ये बाद के चरण तो मतलब और भी ज्यादा अनिश्चित और मुश्किल लगते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और यहीं पर, इसी जगह पर, इस समझौते का सबसे बड़ा विरोधाभास या कह लें तनाव छिपा हुआ है। देखिए, इजरायल का घोषित लक्ष्य क्या रहा है? हमास की सैन्य शक्ति को पूरी तरह खत्म करना। हाँ। और वो शायद पूरी तरह पीछे हटने से पहले इस लक्ष्य को या इसके करीब पहुंचना चाहेगा। दूसरी तरफ हमास है, वो सभी बंधकों को छोड़ने से पहले इजरायली सेना की पूरी वापसी और एक स्थायी युद्ध विराम की पक्की गारंटी चाहता है, ऐसी गारंटी जिसे तोड़ना आसान न हो। तो ये तो बिल्कुल उल्टी बातें हो गई। हाँ, ये दोनों स्थितियां एक दूसरे के एकदम विपरीत हैं। अटलांटिक काउंसिल के कुछ विश्लेषक हैं, उनका मानना है कि यही आपसी अविश्वास और ये जो बिल्कुल अलग अलग लक्ष्य हैं, यही इस समझौते की सबसे बड़ी कमजोरी है। और हमें ये याद रखना होगा कि पहले भी कई युद्ध विराम हुए हैं और टूटे भी हैं। सही है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये समझौता आखिर हुआ क्यों? अभी क्यों? इतने महीनों से तो बात अटकी हुई थी। अचानक ऐसा क्या बदला कि दोनों पक्ष अपनी इतनी गहरी असहमतियों के बावजूद इस मुकाम तक पहुंचे? ये सिर्फ एक कारण से तो नहीं हुआ होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे कई वजहों का संगम है, कह सकते हैं। एक बड़ा फैक्टर जिसे कई विश्लेषणों में, खासकर अमेरिकी मीडिया जैसे NPR और PBS में हाईलाइट किया गया है, वो है अमेरिका के जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं, उनका जबरदस्त दबाव। अच्छा, जिसे ट्रम्प फैक्टर कहा जा रहा है। हाँ, कुछ लोग उसे यही नाम दे रहे हैं। सूत्रों के हवाले से ऐसी बातें आई हैं कि उन्होंने काफी सख्त रवैया अपनाया, यहाँ तक कि धमकी दी कि अगर उनके पद संभालने से पहले समझौता नहीं हुआ तो सब जहन्नुम में जाएगा। अरे बाप रे। उनकी ये जिद थी कि उद्घाटन समारोह से पहले ये डील हो जाए। और उनके जो विशेष दूत हैं, स्टीव विटकॉफ, उन्होंने पर्दे के पीछे काफी भागदौड़ की। तो ये दिखाता है कि अमेरिकी घरेलू राजनीति का बाहरी असर कितना हो सकता है। और इसमें कतर की क्या भूमिका रही? अमेरिका कतर संबंधों ने कैसे इसे प्रभावित किया? कतर की भूमिका बहुत अहम रही है। आपको याद होगा, सितंबर में दोहा में हमास नेताओं पर इजराइल ने कथित तौर पर एक असफल हमला किया था। हाँ, याद है। उसके बाद अमेरिका में कतर को कुछ सुरक्षा आश्वासन तो दिए, लेकिन बदले में अमेरिका ने कतर से ये उम्मीद की कि वो हमास पर बंधकों को रिहा करने के लिए और ज्यादा दबाव बनाए। अच्छा, मतलब एक तरह का लेन देन कह सकते हैं। इससे कतर की जो मध्यस्थ की भूमिका थी वो और सक्रिय हो गई। अमेरिका को पता था कि हमास पर दबाव डालने के लिए कतर एक बहुत जरूरी कड़ी है। अब इजराइल के नजरिए से देखते हैं, उनके लिए क्या बदला? वो क्यों राजी हुए समझौते के लिए? देखिए, इजराइल भी कई तरफ से दबाव महसूस कर रहा था। पहला तो वो जो दोहा में हमला हुआ, भले ही असफल रहा हो, उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खासकर अरब देशों में काफी आलोचना हुई। दूसरा, देश के अंदर बंधकों के जो परिवार हैं, उनका दबाव लगातार बढ़ रहा था और वो बहुत मुखर हो गए थे। हाँ, उनकी रैलियां वगैरह काफी हो रही थी। बिल्कुल। और जनमत सर्वेक्षण भी यही दिखा रहे थे कि अब लगभग 65% इजरायली नागरिक हमास को हराने से ज्यादा बंधकों की सुरक्षित वापसी को प्राथमिकता दे रहे थे। ये बड़ा बदलाव है। हाँ, और प्रधानमंत्री नेतन्याहू के लिए भी राजनीतिक समीकरण बदल रहे थे। शायद उन्हें लगा कि जो नया अमेरिकी प्रशासन आ रहा है, उसके साथ बेहतर तालमेल बिठाने के लिए ये समझौता जरूरी है। इसके अलावा कुछ सुरक्षा आंकड़े ये भी कह रहे थे कि हिजबुल्लाह, सीरिया और ईरान जैसे जो क्षेत्रीय दुश्मन हैं, वो शायद कुछ हद तक कमजोर हुए हैं। तो इससे इजराइल को थोड़ा, कह सकते हैं, सामरिक स्पेस मिला। और हमास, वो तो काफी समय से अपनी मांगों पर अड़े हुए थे। उनकी तरफ से क्या मजबूरियां या क्या कारण रहे होंगे समझौते के लिए? हमास पर भी कई तरह का दबाव था। सैन्य तौर पर देखें तो 2 साल के युद्ध ने उन्हें काफी कमजोर तो कर दिया था। हालांकि ये कहना मुश्किल है
कि उनकी लड़ने की क्षमता पूरी तरह खत्म हो गई थी। नहीं, वो तो नहीं। फिर अरब मध्यस्थों का दबाव था, कतर, मिस्र और परोक्ष रूप से सऊदी अरब का भी। उन पर भारी दबाव था कि कोई रास्ता निकालें। एक विचार ये भी है, जैसा कुछ CSIS एक्सपर्ट्स ने कहा, कि जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, बंदूकों का जो मोल था या रणनीतिक महत्व वो शायद कम हो रहा था, खासकर जब कई बंदूकों के मरने की खबरें आ रही थीं। हाँ, ये भी एक पहलू है। नेतृत्व में बदलाव भी एक फैक्टर हो सकता है। खासकर हमास के जो गाजा चीफ थे याहिया सिनवार, उनकी मौत की खबरें आईं। हालांकि इसकी पुष्टि पर अभी भी कुछ सवाल हैं। तो हो सकता है इससे अंदरूनी गतिरोध टूटा हो और नई सोच को जगह मिली हो। और शायद सबसे बड़ा कारण गाजा की आम जनता के हालात। बिल्कुल, वो शायद सबसे अहम है। 2 साल के युद्ध ने वहां मानवीय संकट को चरम पर पहुंचा दिया था। हमास पर अपनी ही आबादी की तरफ से भी शांति के लिए दबाव बढ़ रहा था। उन्हें भी शायद इस समझौते से कुछ राहत की उम्मीद दिखी हो, पुनर्निर्माण की उम्मीद और राजनीतिक मंच पर फिर से सक्रिय होने का एक मौका। तो इस सब का मतलब क्या निकालें? ऐसा लगता है कि ये समझौता किसी एक पक्ष की जीत नहीं है, बल्कि दोनों पक्षों पर जो दबाव बढ़ रहा था और जो हालात बदल रहे थे, उसमें मिले एक अवसर का नतीजा है ये। एक तरह का थका हुआ मजबूर समझौता। हाँ, काफी हद तक ऐसे कह सकते हैं। ये शायद सबसे अच्छा विकल्प नहीं था किसी के लिए, पर शायद उस वक्त मौजूद एकमात्र व्यावहारिक विकल्प था। लेकिन जैसा आपने कहा, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या? चुनौतियां तो पहाड़ जैसी हैं। सही। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाता है, क्या ये युद्ध विराम टिकेगा? हाँ, सबसे बड़ा सवाल। इसकी नाजुकता तो साफ दिख रही है। जरा सी भी चूक, कोई भी उल्लंघन या मान लीजिए बात के चरणों पर असहमति हो गई तो लड़ाई फिर से भड़क सकती है। और जैसा हमने पहले भी कहा, दूसरे और तीसरे चरण की यानी पूरी वापसी और स्थायी युद्ध विराम की कोई गारंटी नहीं है इस समझौते में। और गाजा के भविष्य का सवाल, वो तो और भी बड़ा और विकराल है। युद्ध के बाद वहां शासन कौन चलाएगा? ये जो अगले दिन या द डे आफ्टर की पहेली है, ये तो जैसे और उलझ गई है। ये इस वक्त का $1 मिलियन सवाल है, या शायद $50 बिलियन सवाल, क्योंकि पुनर्निर्माण की अनुमानित लागत इतनी ही बताई जा रही है। हाँ, सही है। कोई स्पष्ट, कोई सर्वमान्य योजना दूर दूर तक नजर नहीं आती। इजराइल का अपना एजेंडा है कि हमास दोबारा सिर ना उठा सके। फिर फिलिस्तीनी अथॉरिटी PA है, जो पश्चिमी तट पर शासन करती है, लेकिन गाजा में उसकी पकड़ कमजोर है और उसकी साख्त पर भी सवाल है। हमास खुद को पूरी तरह खत्म तो मानेगा में, वो भी अपनी भूमिका चाहेगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय शायद एक मिलीजुली कोई अस्थायी व्यवस्था चाहेगा। ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन के विश्लेषण इसी गवर्नेंस वैक्यूम को, शासन के इस खालीपन को सबसे बड़ी चुनौती मानते हैं। और पुनर्निर्माण की लागत, जैसा मैंने कहा, 50 बिलियन से ज्यादा। ये पैसा आएगा कहाँ से, कैसे खर्च होगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। और इसमें वो UNRW वाला मुद्दा भी तो जुड़ जाता है। हाँ, बिल्कुल। UNRW यानी संयुक्त राष्ट्र की जो फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए एजेंसी है, वो दशकों से गाजा में मुख्य सहायता देने वाली संस्था रही है। लेकिन इजराइल ने उस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं। आरोप हैं कि वो हमास से जुड़ी हैं। अगर ये एजेंसी पूरी तरह काम नहीं कर पाती तो मानवीय सहायता और पुनर्निर्माण का काम और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और मानवीय संकट की अगर बात करें तो उसकी भयावहता का तो अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। बिल्कुल। तबाही का जो पैमाना है वो अभूतपूर्व है। अकाल का खतरा बना हुआ है, खासकर उत्तरी गाजा में। सहायता पहुंचाना अपने आप में एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिक चुनौती है। सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? सभी जरूरतमंदों तक पहुंच कैसे बनेगी? और इजराइल ने जो दोहरे उपयोग वाली वस्तुएं, ड्यूल यूज आइटम्स पर प्रतिबंध लगाए हैं। हाँ, जिसमें पानी के फिल्टर और सर्जिकल उपकरण जैसी चीजें भी आ सकती हैं। बिल्कुल, जीवन रक्षक चीजें। वो प्रतिबंध कैसे हटेंगे? इस्लामिक रिलीफ जैसे संगठन इन्हीं जमीनी बाधाओं पर लगातार ध्यान दिला रहे हैं। और इन सब के बीच राजनीतिक मुश्किलें भी हैं, वो कम नहीं है। सही कहा। इजराइल में ही देख लें, सरकार में जो धुर दक्षिणपंथी पार्टियां शामिल हैं, वो इस समझौते का कड़ा विरोध कर रही हैं। वो इसे हमास के सामने झुकना मानती हैं। हाँ, उनके बयान आ रहे हैं। तो इससे प्रधानमंत्री नेतन्याहू के गठबंधन की स्थिरता पर हमेशा एक तलवार लटकी रहेगी। उन्हें लगातार एक संतुलन साधना होगा। और वो एक मुद्दा जिसका जिक्र बार बार आता है, हमास का निरस्त्रीकरण। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो हमास का निरस्त्रीकरण शायद सबसे जटिल और लगभग असंभव सी लगने वाली शर्त है। ये इजराइल की प्रमुख मांगों में से एक है। जाहिर है उनकी सुरक्षा के लिए जरूरी है। लेकिन हमास या कोई भी फिलिस्तीनी गुट अपने हथियार क्यों डालेगा
जब तक उन्हें भविष्य की सुरक्षा का, राजनीतिक अधिकारों का और एक व्यवहार्य समाधान का कोई ठोस भरोसा न मिले। ये एक ऐसी गुत्थी है जिसका हल इस समझौते में तो नजर नहीं आता। ये तो साफ है कि आगे का रास्ता बहुत मुश्किल है। चुनौतियां सिर्फ बड़ी नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और बेहद पेचीदा हैं। हाँ, और अगर हम थोड़ा और पीछे हटकर बड़ी तस्वीर को देखें तो इस समझौते के कुछ व्यापक क्षेत्रीय और वैश्विक मायने भी हो सकते हैं। कुछ विश्लेषक हैं, खासकर अटलांटिक काउंसिल से जुड़े लोग, वो मानते हैं कि इस लंबे और विनाशकारी युद्ध ने ईरान के नेतृत्व वाला जो तथाकथित प्रतिरोध का अक्ष है, जिसमें हिजबुल्लाह, सीरिया का शासन और दूसरे गुट शामिल हैं, उसे कुछ हद तक कमज़ोर किया है। अच्छा। हाँ, तो इससे शायद भविष्य में ध्यान वापस ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं और उसके क्षेत्रीय प्रभाव पर केंद्रित हो। इसका असर सऊदी अरब और दूसरे खाड़ी देशों के साथ इजराइल के सामान्यकरण की जो प्रक्रिया चल रही थी उस पर भी पड़ सकता है। शायद वो प्रक्रिया धीमी हो जाए या फिर नए सिरे से शुरू हो, ये देखना होगा। लेकिन क्या इससे किसी स्थायी शांति की उम्मीद बनती है? दो राज्य समाधान की बातें तो जैसे अब बिल्कुल खत्म ही हो गई हैं। दो राज्य समाधान की संभावना देखिए इस वक्त तो बहुत ही धुंधली लगती है। दोनों समाजों के बीच जो अविश्वास की खाई है वो बहुत गहरी हो गई है। फिलिस्तीनी राजनीतिक नेतृत्व बुरी तरह बटा हुआ है, पीए कमज़ोर है और लोकप्रिय है। हमास सैन्य रूप से भले ही कमज़ोर हुआ हो, लेकिन शायद राजनीतिक रूप से वो खत्म ना हो। ब्रुकिंग्स के कई विशेषज्ञ मानते हैं कि जब तक फिलिस्तीनी नेतृत्व एकजुट और मजबूत नहीं होता, तब तक किसी स्थायी समाधान की बात करना बहुत मुश्किल है। और वैश्विक स्तर पर देखें तो इस युद्ध ने इजराइल की अंतर्राष्ट्रीय साख को काफ़ी धक्का पहुंचाया है और दुनिया भर में यहूदी विरोधी घटनाओं में जो बढ़ोतरी हुई है उसकी चिंताएं भी सामने आई हैं, जैसा कि कई मानवाधिकार समूहों और समाचार रिपोर्टों में दर्ज किया गया है। इन सभी बारीकियों को, इन परतों को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सिर्फ इजराइल और फिलिस्तीन का मामला नहीं रह जाता। ये पूरे मध्य पूर्व की स्थिरता को प्रभावित करता है और इसके असर दुनिया भर में महसूस किए जाते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो ये गाजा युद्ध विराम एक अहम पड़ाव ज़रूर है, लेकिन ये मंजिल बिल्कुल नहीं है। ये एक बेहद नाजुक समझौता है जो उम्मीद से ज़्यादा सवालों और अनिश्चितताओं से घिरा हुआ है। हाँ, बिल्कुल। ये एक अस्थायी राहत देता है, कुछ बंधकों की वापसी का मौका देता है, मानवीय सहायता बढ़ाने का मौका देता है, लेकिन न तो ये दशकों पुराने संघर्ष के अंत की गारंटी है और न ही ये उन बुनियादी राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों को कोई हल पेश करता है जो इस पूरी समस्या की जड़ में है। एकदम सही कहा। और हमारे सामने जो स्रोत हैं उनके विश्लेषण से एक अंतिम विचार यूं भरता है, जिस तरह का गहरा अविश्वास दोनों पक्षों में है, गाजा में शासन कौन करेगा इस पर कोई स्पष्टता नहीं है और दो राज्य समाधान लगभग असंभव दिख रहा है। इन सब अनसुलझे मूल मुद्दों को देखते हुए अगर इस समझौते की तत्काल शर्तें पूरी हो जाती हैं या ये किसी वजह से विफल हो जाता है, तो संघर्ष को दोबारा बड़े पैमाने पर भड़कने से रोकने के लिए किस नए प्रकार के राजनीतिक ढांचे या बाहरी गारंटी की जरूरत होगी? ये एक बड़ा सवाल है। क्या मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था या जो मध्यस्थ हैं जैसे अमेरिका, कतर, मिस्र, वो इसके लिए पर्याप्त होंगे या फिर हमें किसी बिल्कुल अलग, शायद ज्यादा मजबूत हस्तक्षेप की कल्पना करनी होगी? ये सवाल भविष्य की स्थिरता के लिए बेहद अहम है। ये वाकई एक गंभीर और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल है। इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।